हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी 9th क्लास का अध्ययन शुरू किए थे, तो उस क्रम में हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमें चैप्टर करना है वो 6th चैप्टर होगा, जो कि टॉपिक है पॉपुलेशन। आपको ये भी देख के अजीब लग रहा होगा कि जो पहले के चैप्टर है ये कोर जियोग्राफी से रिलेटेड है, या कहें इसमें कोर जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड है। जैसा कि हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था, इंडिया इट्स लोकेशन के बारे में देखा था। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फिर इसके बाद आपको एकदम से क्या मिल गया? पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है। कैसे समझना है कि जब हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स मानेंगे, क्योंकि इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी क्या है? हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स है। तो पॉपुलेशन भी क्या है? एक रिसोर्स है। जैसा कि हम पॉपुलेशन या कहीं ह्यूमन को क्या मानते हैं? ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। और इसके पहले भी हम पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हमें पढ़ने का पर्पस है, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को एक साइंटिफिक तरीके से समझना है। इसके कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उनको पहचानना है। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आप देखेंगे कि इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स आएंगे, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा, पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लिटरेसी रेट। तो इन सब चीजों को हम समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन और इससे एक टर्म रिलेटेड होता है, जो कि होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इनको समझेंगे कि आखिरकार एक पॉपुलेशन कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बनती है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन में आती है। चलिए, तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे चैप्टर के टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसको समझ लीजिए। पहले तो सिंपल क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन रहेगा कि आखिरकार पॉपुलेशन क्या है, इसके क्या मतलब होता है। ठीक है, इंडिया के पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, डेंसिटी बाई नंबर भी देखेंगे, बाई डेंसिटी भी देखेंगे। कि इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बाई डेंसिटी, बाई नंबर्स। साथ ही साथ पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को समझेंगे। ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आखिरकार उसकी प्रोसेस क्या है, या पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन में आप देखते हैं जैसे कि 15 साल से कम उम्र के, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट क्लास में आते हैं, 15 से ऊपर, और 59 से नीचे के, या कहें 65 के नीचे के, जो कि क्या होते हैं? 15 टू 65 की एज की ग्रुप को क्या कहते हैं? भाई वर्किंग क्लास कहलाती है। 65 प्लस की जो वर्कर पॉपुलेशन होती है वो क्या हो जाती है? वो भी डिपेंडेंट हो जाती है। तो इसके एज कंपोजिशन देखेंगे। ठीक है, इसके साथ सेक्स रेशियो देखेंगे, पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, इसको देखेंगे। लिटरेसी रेट देखेंगे, क्योंकि हर कंट्री का जो लिटरेसी रेट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। और साथ ही साथ लिटरेसी रेट को डिसाइड या उसको पता करने का जो बेस होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है। तो जब हम यहाँ पर इंडिया में क्या करते हैं, सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो उसमें कई सारे वहां पर सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो उसमें से एक होता है लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर जब लिटरेसी रेट को पढ़ेंगे तो इसका मेजरमेंट देखेंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति लिटरेट है या नहीं है, इसका आधार क्या है, इसको समझेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में आप यह देखेंगे कोई पॉपुलेशन या कहें देश की जनसंख्या किस कैटेगरी के वर्क में या ऑक्यूपेशन में लगी हुई। जैसे कि हम बेसिकली ऑक्यूपेशन को 3 कैटेगरी में देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इनमें देखेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन किस में लगी हुई है, और कैसे ये पॉपुलेशन का किसी ऑक्यूपेशन में लगे रहना ये बताता है कि वो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप कंट्री है। इसके बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, हेल्थ को समझेंगे कि हेल्थ ज्यादा हो जाने थे, जब हेल्थ अच्छा हो जाता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है, तो उससे कैसे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंजेस देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करेंगे। एडोलेसेंस का आप नॉर्मली देखते होंगे, जो जब क्या होते हैं बच्चे, जैसे युवा होते हैं, युवा का सेंस क्या होता है? एक उम्र होती है जब 19 की उम्र तक, जैसे कि लड़कियों में क्या माना जाता है कि उनमें जो एडोलेसेंस जो आता है, पुबर्टी आ जाती है, वो 14 की एज तक आ जाती है। वहीं पर लड़कों में या कहें बॉयज में ये कब आती है? 19 की एज तक या 18 की एज तक माना जाता है। वहीं पर हम देखेंगे नेशनल
पॉपुलेशन प्रोग्राम को देखेंगे जो कि 2000 में आया था। तो इस तरीके से हमारे जो एक पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा इस चैप्टर का पॉपुलेशन का। तो आप जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन में, तो आपने पॉपुलेशन को समझ तो लिया था, इसको डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ लिया था। वापस हम इसको क्या करेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, साथ ही साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर को समझेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि आखिरकार पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इस चीज से भी रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो पॉपुलेशन है, जियोग्राफी और पॉपुलेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जब जियोग्राफी और पॉपुलेशन में रिलेशन बैठाने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब हम जियोग्राफी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को देखते हैं कि किसी लोकेशन में या टेरिटरी में वहां पर पॉपुलेशन कितनी है, आखिरकार किसी जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा डेंस है, या कहें वहां पर नंबर ऑफ पीपल क्या है, ज्यादा है, लेकिन वहीं पर दूसरे क्षेत्र में देखते हैं तो वहां की पॉपुलेशन कम है और साथ ही साथ वहां पर डेंसिटी भी कम है। बाई नंबर बाई डेंसिटी चेक करेंगे तो हमें डिफरेंट मिलेगी। तो इसके फैक्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी स्थान के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप जैसे पॉपुलेशन को बेसिकली देखेंगे यहाँ पर, ये चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ क्या कर लेते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उससे स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे, ये जैसे डेटा होता है सेंसस का, उससे ये हमें पता लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सेंसस, और साथ ही साथ यह कितना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी देश को यह पता करना है कि उसके यहाँ कितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो पॉपुलेशन के कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि अभी बताए थे सेक्स रेशियो, ठीक है, साथ ही साथ एज ग्रुप, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन, ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये सब क्या है उस पॉपुलेशन, उस देश की पॉपुलेशन का क्या है, ये फीचर है। तो जब हम बात करते हैं पीपल की, तो पीपल को भी हम क्या करेंगे, ऐसा रिसोर्स समझेंगे। जब हम ऐसा रिसोर्स मानते हैं पीपल को, तो इसका मतलब ये होगा उस आदमी के अंदर या उस ह्यूमन के अंदर क्या है, कोई एक ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी है जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसा वो रिसोर्स कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर आज आपके सामने प्रस्तुत हैं और एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन, तो इसकी वजह क्या है कि हमने उस चैप्टर को पढ़ा है, या क्या है उसमें हमें क्या है थोड़ी बहुत नॉलेज है, इस वजह से आपको उसके बारे में बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक क्वालिटी हो। जैसे एक वर्कर होता है, कोई कारपेंटर हो गया, वो कारपेंटर में क्या करता है, सोफा बना पाता है, कुर्सियां बना पाता है, टेबल बना पाता है लकड़ी के। तो उसकी क्या क्वालिटी है कि वो क्या करता है, फर्नीचर का वर्क कर पा रहा है। इसी तरह कोई क्या है, ड्राइवर हो गया, ठीक है, कोई वकील हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, ये क्या है एक स्पेसिफिक होते हैं, या कहीं इनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, या कहीं स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। और सब में क्या होता है, वेरिंग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ पाते हैं कि एक ह्यूमन कैसे रिसोर्स बनता है, ठीक है। साथ ही साथ अब ये भी देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज वेल एज प्रोड्यूसर भी होते हैं, एज वेल एज कंज्यूमर्स भी होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि जब आदि मानव काल था, या कहें आदिम से शुरुआत करते हैं, जो प्रारंभिक काल माना जाता है, एट एंशिएंट पीरियड में देखेंगे, तो वहां से कैसे कैसे ह्यूमन ने क्या किया, अपने आप में डेवलपमेंट किया और ग्रोथ देखा गया। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि वहां पर ह्यूमन कैसे होते थे, उनमें भी क्या है ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे कई प्रोसेसेस देखी गई, या ऐसे डेवलपमेंटल ऐसे कई सारे साक्ष्य मिले जो बताते हैं कि उनमें क्या था, डेवलपमेंट और साइंटिफिक क्या थी, अप्रोच थी। जैसे कि वहां का जो सेटलमेंट था वो कैसा मिलता है, हमें ग्रिड सिस्टम मिलता है, एक बेटर ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, ठीक है, बेटर सीवेज सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वहां के एक साइंटिफिक अप्रोच को बता रहा है वहां के लोगों को, और वो साइंटिफिक अप्रोच ही वो क्या करता है, उन लोगों को एक ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। तो जैसे हम बात करते हैं एक ह्यूमन, एक कोई ह्यूमन क्या है, रिसोर्स है, ये कौन से, ये कैसे डिसाइड करता है रिसोर्स कैसे होगा, उसके अंदर क्या होगी, कोई एक क्वालिटी होगी, और वो क्वालिटी क्या हो सकती है, उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, कुछ प्रोड्यूस करने की भी हो सकती है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, कुछ कंज्यूम कर सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक ह्यूमन में क्या हो जाता है, या कहीं ह्यूमन रिसोर्स में या पॉपुलेशन में दो फैक्टर हमेशा देखे जाते हैं, प्रोड्यूस के और कंज्यूमर के। तो जब एक ह्यूमन क्या होगा, ह्यूमन बीइंग जब प्रोड्यूस करेगा कोई चीज को, तो कोई ना कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो प्रोड्यूस इसीलिए किया जाता है कि उसका क्या कर सके, हम कंज्यूम कर सके। जैसे कि आप सिंपली जाने कि लकड़ी पहले भी थी और आज भी है, लेकिन अगर पहले प्रारंभिक काल में देखा जाए, जो पहिए का खोज हुआ, तो इसको एक इंपॉर्टेंट खोज माना जाता है मानव सभ्यता में, कि मानव ने जब सबसे पहले पहिए का खोज किया, तो उससे कहीं ना कहीं गति में मतलब
चल में या कहीं एक स्थान से दूसरी जगह जाने में, सामान ढोने में कहीं ना कहीं उसमें गति आई, उसमें क्या हुआ, ग्रोथ आया, ठीक है, प्रोग्रेस हुआ। वहीं पर अगर बात करें, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, जब स्टीम इंजन की खोज होती है, तो कहीं ना कहीं उसने और भी तेजी से क्या लाई, इस गतिशीलता में और ग्रोथ लाया। तो क्या कर रहे हैं, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोड्यूस करने की वजह क्या होता है, कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो कोई भी चीज जब हम आविष्कार करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, हमारी आवश्यकता, और आवश्यकता ही क्या करती है, जो हमारे आसपास के रिसोर्सेस हैं, जो भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसमें कई सारे वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। उस वैल्यू एडिड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक दूसरा ह्यूमन बींग या वह खुद क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को क्या समझ सकते हैं, ऐसा रिसोर्स समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि वहां का पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसका साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इन सब चीजों को हम समझेंगे। पहले एक फैक्ट ले लेते हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि जैसे जो पहला सेंसस हुआ था इंडिया में, वो कब माना जाता है, 1872 में, जो कि मेयो के काल में हुआ था। जो एक साइंटिफिक सेंसस जो हुआ था, जो कब हुआ था, 1881 में हुआ था। साइंटिफिक सेंसस का मतलब ये होता है कि सेंसस क्या होता है, एक पीरियोडिक होता है। दैट मीन्स एक डेफिनेट पीरियड के बाद क्या होता है, उस प्रोसेस को वापस रिपीट किया जाता है। मतलब हर 10 साल में क्या करेंगे, इस सेंसर को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हर डिकेड में क्या होता है, नए चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन में चेंजेस देखे जाते हैं। और जब हम जिस बात कर रहे हैं कि चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस के फैक्टर को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उन फैक्टर को कौन कौन से अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इनको भी समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी सेंसस होता है, किसी भी देश का सेंसस क्या होता है, वहां की पॉपुलेशन का एक इंफॉर्मेटिव या डेटा हमें प्रोवाइड करता है कि वहां की पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, उसके पॉपुलेशन का कंपोजिशन के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि आखिरकार हमें पॉपुलेशन को पढ़ना है तो इसके क्या क्या कंसर्न होंगे, हम किन किन बातों पे इसको समझेंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा जो प्रयास होगा पॉपुलेशन को पढ़ने का, तो क्या होगा हमारा, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसके साइज क्या है, मतलब उसका साइज का, उसका साइज का मतलब यह है कि कितनी जनसंख्या है। जैसे कि इंडिया में 2011 का जो सेंसस आया था, तो उसमें ये माना जाता है कि 121 करोड़ पॉपुलेशन क्या थी, इंडिया की थी, ठीक है। 1.21 बिलियन पॉपुलेशन, या इसी को कह दे 121 करोड़ पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की। कब के हिसाब से, सेंसस 2011 2000 का जो जनगणना हुआ था, तो उसके हिसाब से हमें क्या पता चला था कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 121 करोड़ पॉपुलेशन है। तो ये हो गई, क्या हो गई, इंडिया की साइज हो गई। साथ ही साथ देखेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। और क्या हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या किन मुद्दों पे हमें बात करनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो मेजरली हमें क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को देखेंगे, साथ ही साथ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, पॉपुलेशन चेंज को देखेंगे, या कहें इसके पॉपुलेशन, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज कर लेते हैं कि कैसे पॉपुलेशन चेंज होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ, है दोनों एक ही बातें, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि कितना 2011 जो डेटा जो हमें प्रोवाइड करता है सेंसस, कि कितनी जनसंख्या थी, कितनी थी, 121 करोड़ क्या थी, पॉपुलेशन थी 2011 में। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन में ग्रोथ है
ये डिक्लाइन है। तो पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे हो रही है और इसके कौन कौन से मेजरमेंट है, कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया में देखेंगे। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज को देखेंगे। तो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेसेज है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं डेथ रेट, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन को देखते हैं। माइग्रेशन में बेसिकली दो को देखते हैं, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। तो बेसिकली एक IMMI होता है, एक होता है EMMI। तो दोनों में डिफरेंसेस है, तो उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक कंसर्न होगा। दूसरा क्या होगा हमारा, ये आप लिखते जाइएगा और साथ ही साथ समझना भी है इसको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन को देखेंगे। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन को। ठीक है, दोनों चीजें एक ही है। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली जो हमारे तीन मेजर क्वेश्चन है जब पॉपुलेशन को पढ़ते हैं। तो कौन सा है, पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चेंज, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, वही जो हम कहते हैं फीचर ऑफ द पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वहां पर सेक्स रेशियो, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखेंगे, साथ ही साथ लिटरेसी रेट। ठीक है, ये सब क्या करेंगे, एज कंपोजिशन, या या कहेंगे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, पहला जो हमारा था पॉपुलेशन, पेन चेंज कर लेते हैं। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉपुलेशन का साइज क्या है। जैसे कि अभी बताए थे 2011 का सेंसस क्या बताता है, इंडिया का जो 2011 में जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़ का थी जनसंख्या थी। ठीक है, कितना था, ये फैक्ट्स है, आपको ये लिखना है। और जब 2011 का सेंसस आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगा। तो कितना था, सेंसस भी लिख लीजिएगा, कब की सेंसस की बात की जा रही है, क्योंकि हर 10 साल में क्या होता है, सेंसस आता है, और हर 10 साल में क्या होता है, डेटा चेंज होते रहता है। ठीक है, कितना था, 121 करोड़ था। ठीक है, और ये कितना था पूरे वर्ल्ड का, 17.5%। वर्ल्ड 121 करोड़, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं, स्टेटमेंट में ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना है, 121 करोड़, विच इज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो पूरे विश्व की पॉपुलेशन का कितना है ये, 117.5% है। ठीक है, अदर डेटा की बात, ये आपको क्या करना है, ये डेटा लिखते भी जाना है और याद भी रखना है, क्योंकि ये अभी तो नया सेंसस आया नहीं, 2021 वाला सेंसस अभी जारी नहीं हुआ। तो यही डेटा क्या होगा, क्वेश्चंस में आएगा, और जब भी हमें लिखना होगा तो इसी सेंसस के डेटा को हम क्या करेंगे, वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कि हम बात करें इंडिया के स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में थी, तो आप देखेंगे कि अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये स्टेटमेंट हो जाएगा या कहीं रेफरेंस हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना है, उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं कि इंडिया के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन है, लगभग कितनी है, 199 मिलियन, कितने, 191
मिलियन, जो कि 16% है ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। पूरी भारत की जनसंख्या का कितना है ये? 199 मिलियन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिक्किम पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो सिक्किम में आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे सिक्किम में क्या है 0.6 मिलियन है। तो ये डेटा इसीलिए अभी बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, हम जैसे लोकेशन जिसमें देखेंगे रिलीफ को देखेंगे, हिली स्टेशंस देखेंगे, ठीक है, वाटर रिसोर्सेस देखेंगे और भी रिसोर्सेस जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी मैन मेड जो रिसोर्स होते हैं उससे भी क्या होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या करता है उस लोकेशन या कहें उस रीजन के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है बताता है। ठीक है, जैसे इमिग्रेशन सॉरी जो माइग्रेशन होता है तो उसका पर्पस बेसिकली क्या होता है या देखें मेजरली क्या देखा जाता है वहां पर प्रोवाइडेड ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसा है या कहें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये सब चीजें वहां के फैक्टर को डिसाइड करते हैं। तो सिक्किम की बात करें तो कितना है 0.6 मिलियन या कहें 6 लाख क्या है यहाँ की पूरी पॉपुलेशन है। ये सभी जो डेटा बता रहे हैं ये कब का है 2011 के सेंसस से बताया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक और भी डेटा ले लेते हैं कि जैसे हम बात करते हैं 5 स्टेट जो इंडिया के हैं, कौन कौन से, आप पहले लेते हैं कौन सा, उत्तर प्रदेश, प्लस महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आप इन स्टेट में देखेंगे ये क्या है मेजरली 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कितने, ये क्या है ये 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, इन 5 स्टेट में क्या है पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 50% है। तो एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो एक कम परसेंट है, कौन सा 49% का है, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का क्या है लगभग 50% या कह दें कितना है 49% का है इंडिया की पॉपुलेशन का क्या है इन 5 स्टेट में क्या है रहता है। ठीक है, और डेटा की बात करें इंडियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेंसिटी के बेसिस पे कैसा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद पहले तो ये समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है डेंसिटी, आप क्या हो फिजिक्स में पढ़े होंगे, वो डेंसिटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन पर थाउजेंड या कहें पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं वो क्या है वहां की डेंसिटी है। ठीक है, तो क्या कह देंगे population density is calculated as the number of person per unit area habitat। तो कितने पर्सन एक पर यूनिट एरिया में रहते हैं या नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेटेड एट पर यूनिट एरिया दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो एवरेज इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कितना है, इंडिया की डेंसिटी की बात किए जाए, अब बार बार हम सेंसस 2011 नहीं लिखेंगे तो आपको जो क्या होना चाहिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम जो भी डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो 2011 के सेंसस की ही बात करेंगे। तो कितना है इंडिया की जो डेंसिटी है कितनी है 382। ठीक है, ये क्या है हमारी इंडिया की डेंसिटी है कितना 382 पर्सन पर यूनिट एरिया या कहें पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं लगभग 382 रहते हैं। ये क्या है एवरेज है, पूरे इंडिया का एवरेज निकाला गया। जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी है वो कितनी है 17% पर यूनिट स्क्वायर
पर यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में देखते हैं, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में वहां पर कितने लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। ये क्या है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरे इंडिया की बात की जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया की बात करें, ये पूरे इंडिया की डेंसिटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ये कहीं डेटा देखें कि 17 है, ठीक है, कहीं 1102 देखें, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरी इंडिया की बात की जा रही, कोई पर्टिकुलर स्टेट को भी लेके बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडियन स्टेट में बात की जाए तो बिहार राज्य में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो बिहार राज्य की डेंसिटी की बात करेंगे, बिहार राज्य में, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, कितना है यहाँ पर, 1102 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 1102 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में। और वहीं जो अभी आपको बताए अरुणाचल के, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ कितना है, 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, या यूनिट स्क्वायर किलोमीटर में कितने मिलेंगे आपको, 17 मिलेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं, साइड में हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप डेंसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को समझे, ठीक है। अच्छा, आप ये भी देखते हैं कि कई जगह पे क्या होता है, जैसे कम डिस्ट्रीब्यूशन या कम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, और कहीं पर क्या होता है, ज्यादा देखा जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है, वहां पर वहां का टेरेन भी हो सकता है हिली स्टेशन, मतलब हिली रीजन भी हो सकता है, जैसे पर्वत पठार एरिया में देखेंगे, जैसे हिमालयी रीजन में, या कहीं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको वहां पर स्केटर्ड सेटलमेंट्स देखेंगे, कि एक घर यहाँ पर बना है तो आधा किलोमीटर दूरी पे दूसरा घर बना है, ठीक है। मतलब 400-500 मीटर की दूरी पे ऐसे, या 200 मीटर, या 100 मीटर की डिस्टेंस पे बना है। लेकिन आप जैसे इलाहाबाद सिटी में आएंगे, ठीक है, लखनऊ सिटी में जाएंगे, या कहें जितना भी गंगा प्लेन का एरिया है, गंगेटिक प्लेन का एरिया है, तो वहां पर आपको पॉपुलेशन कैसे मिलेगी, बिल्कुल कनेक्टेड घर मिलेंगे, एक घर के बगल से घर के क्या होंगे, दीवाले होंगे। तो ये ऐसा सेटलमेंट होता है जहां पर क्या होता है, पूरे डेंस सेटलमेंट देखा जाता है। तो डेंस सेटलमेंट ऐसे एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि प्लेन एरिया होगा, ठीक है। तो तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी को अगर कोई चीज इफेक्ट कर रही है, तो वो बेसिकली क्या होगी, वहां का टेरेन हो जाएगा, ठीक है। वहां पर प्राप्त होने वाले रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें हो सकते हैं। तो कौन कौन सी बात करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की इफेक्ट करने की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन को जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर, तो फैक्टर की बात किया जा रहा है, लिखेंगे नहीं, बाकी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो वहां का क्या हो सकता है, टेरेन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, लैंड फॉर्म लिखे दे रहे तो लैंड फॉर्म सभी चीजों को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो लैंड फॉर्म में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर सभी चीजें आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लेन एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। माउंटेनियन, माउंटेनियन एरिया एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। और प्लेट्यू, और यहाँ पर ऑल लैंड फॉर्म्स में बात की जाए, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड जगह है, यहाँ पर रिवर वैलीज होंगी, उस वाले की भी बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैंड फॉर्म क्या करेगा, उस चीज को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि आप बात करें कि असम का एरिया हो जाएगा, और पेनिनसुलर इंडिया को लेके कंबाइंड बात की जाए, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें मॉडरेट क्या मिलती है,
पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है या कहें मॉडरेट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए कि असम और जो मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर एरिया है या पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, तो वो क्या है, एक पेनिनसुलर स्टेट में बेसिकली क्या है, डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है, तो वहां पर भी ट्रेन क्या है पूरी स्मूथ नहीं है या क्या है पूरी प्लेन एरिया नहीं है, तो वहां पर भी क्या है हमें कई जगह हिल्स मिलते हैं, कहीं पर घाटियां मिलती हैं, रिफ्ट वैलीज मिलते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या करते हैं, वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्फेक्ट करते हैं। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, और कौन सा चीजें इफेक्ट करेगा, जैसे रेनफॉल हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो रेनफॉल होगा, ये सब चीजें क्या करेंगे वहां पर इफेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया है, कौन सा, लैंड फॉर्म्स में, जैसे कि यहाँ पर लैंड फॉर्म में देखेंगे असम, इस चीज को इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, असम एंड पेनिनसुलर स्टेट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन कैसी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर पॉपुलेशन मॉडरेट देखने को मिलेगी। कैसी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, मॉडरेट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आग नॉर्दर्न प्लेन एरिया की बात करेंगे, तो इस एरिया में आपको जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का रीजन हो गया, ठीक है, पश्चिम जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब, ठीक है, तो इस इन सब क्षेत्रों में भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरियाज मिलेंगे। ठीक है, रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस लिख देंगे तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, रेन भी आ जाएगी, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी, वेजिटेशन भी आ जाएगा, यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, वेजिटेशन भी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट लिख देते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें जो मतलब जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस के। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है, और हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, और ये सब चीजें क्या करती है, इफेक्ट करते हैं किसी जगह के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही सब फैक्टर्स है। तो ठीक है, यहाँ पर क्लाइमेट भी हो सकता है, ठीक है, एक फैक्टर क्या हो सकता है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, ठीक है, ये सब भी हो सकता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं कि कहाँ पर बिजनेस खोलने की ज्यादा संभावना है, ठीक है, यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए भी लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ माइग्रेशन करते हैं। तो ये सब टर्म्स क्या होते हैं, ये इसको लैंड फॉर्म्स में आपके सभी लैंड के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो आ जाएंगे। रेनफॉल या कहें वाटर अवेलेबिलिटी की बात कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या न्यू ये कहें नई जलोढ़ मृदा के क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस में आप देख सकते हैं रिवर हो जाता है, वेजिटेशन हो सकता है, ये सब। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब फैक्टर क्या करते हैं, इस चीज को इफेक्ट करते हैं, किसको, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अब चलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आखिरकार पॉपुलेशन ग्रोथ क्या, जैसे आप एक सिंपल टर्म ले, ग्रोथ एक होता है, जैसे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में दो वर्ड यूज किए जाते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है।
तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का सीधा सेंस क्या होता है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट से होता है या क्वांटिटेटिव इंक्रीज से होता है कि कितनी क्वांटिटी बढ़ी। वहां पर ये नहीं है कि उसके ऑल द एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ग्रोथ की बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज की बात करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को जब हम देखते हैं तो यह बात करेंगे कि चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश में रहने वाली जनसंख्या। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में देखेंगे कि पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन गया है ना। ठीक है, तो इंडिया की बात करें कि तो इंडिया में जैसे 2011 की सेंसस की बात करते हैं तो कितनी थी, ये 121 करोड़, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसके पहले कितनी जनसंख्या थी और इसके बाद में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है बाई डिकेट्स भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस देख सकते हैं, बाई ईयर भी चेंजेस देख सकते हैं कि एक साल में कितना चेंज आया पॉपुलेशन ग्रोथ में या कितने नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, द नंबर चेंज, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, या कहें किसी टेरिटरी में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रहना होगा कि ये नहीं कि हम एक दिन में क्या करें, चेंज को काउंट करने लगे कि आज की तारीख में कितनी जनसंख्या और अगले दिन की दिन में कौन सी जनसंख्या। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को लेंगे, एक कलेक्टिव डेज ऑफ टाइम को लेंगे। 1 ईयर हो सकता है, 10 ईयर्स के डिकेट्स में लिख सकते हैं, या 5 5 ईयर्स के डिकेट, 5 5 ईयर्स के कंबाइंड फॉर्म को ले सकते हैं कि उनके चेंजेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को लेंगे, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हैं ड्यूरिंग 10 लास्ट ईयर्स की बात कर सकते हैं, या 1 डेकेड की बात कर सकते हैं। अगर हम चेंज की बात करें तो हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, बीच में लिख दिए। पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें यहाँ बात करनी पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। तो बेसिकली जब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ का सीधे से चेंज क्या होता है, नंबर, इंक्रीज इन नंबर्स। ग्रोथ का सीधे से चेंज क्या होता है, क्वांटिटिव इंक्रीमेंट। यहाँ पर क्वांटिटिव नंबर्स में वृद्धि की बात करते हैं या क्वांटिटिव इंक्रीज की बात करते हैं। यहाँ पर क्वालिटिव इंक्रीज की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, क्वांटिटिव कितने नंबर्स में वृद्धि हुई। तो ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन नंबर ऑफ पीपल और इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कंट्री, प्लस इसमें कौन सी कंडीशन हम ऐड करेंगे, है ना, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे। तो बेसिकली अब ये दो चीजें कंप्लीटली आपको रखना है, ये वैसे नहीं कहना कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल या इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं करेंगे किसी कंट्री के, इसमें साथ ही साथ हमें ये भी जोड़ना होगा ये टर्म, है ना, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्या हो सकता है, 1 ईयर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, या हम 10 ईयर या डिकेड की बात कर सकते हैं, ठीक है। 10 ईयर के चेंजेस को भी देख सकते हैं, 1 ईयर के चेंजेस को भी देख सकते हैं। और चेंज को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आज के ईयर या कहें अभी के ईयर से हम पिछले वाले ईयर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि जितने नंबर ऑफ पीपल थे। तो हमें जो चेंज आएगा, जो डिफरेंस आएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। अगर कम आता है तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, अगर बढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसको एक्सप्रेस करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। तो एक को कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर्स के रूप में कर सकते हैं, और इन परसेंटेज, ठीक है।
और ठीक है, तो परसेंटेज चेंज की बात कर सकते हैं। परसेंटेज परसेंटेज चेंज पर ईयर और परसेंटेज चेंज एनुअली की बात कर सकते हैं, और टर्म्स ऑफ नंबर की बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ नंबर, या कहें सीधे, ठीक है, यहाँ पर हमें इरेज करना है ना, यहाँ पर सीधे हम क्या कर देते हैं, नंबर्स की बात कर देते हैं कि कितने नंबर्स बढ़े। तो वही कहना कि अगर इस साल के पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल की, नंबर ऑफ लोगों को जो है उनकी संख्या को हम पिछले साल की जो जनसंख्या थी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट नंबर। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए कि क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट नंबर को क्या कर सकते हैं हम, सिंपली कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अर्लियर पॉपुलेशन से क्या कर देंगे, इस समय के पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, एक विथ, हम क्या करेंगे, इस साल के ईयर के जितनी भी जनसंख्या उसको पिछले साल की जनसंख्या से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। परसेंटेज चेंज एनुअली या परसेंटेज चेंज ईयरली की बात करें तो रेट ऑफ पॉपुलेशन इस, इसको क्या करेंगे परसेंटेज में, इसको एनुअल ग्रोथ रेट को हम क्या करते हैं, बेसिकली परसेंटेज चेंज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ परसेंट पर एनम। ठीक है, तो इसके रूप में देखते हैं, तो अगर हम ये कह दें कि 2% का चेंज आ रहा है, तो अगर हम कह दें 2% का चेंज आ रहा है, 2% का चेंज या कहीं ग्रोथ देखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेस मान लेते हैं कि पहले 100 थी। ठीक है, कितनी भी रही होगी, तो पर 100% पे क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है, कि हर 100 में क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है, हर 100 व्यक्तियों में क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, तो आप ये बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको सीधे डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर इंडिया पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसमें क्या माना जाता है कि 1951 से लेकर 2011 तक इसमें क्या देखा जा रहा है, लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। ठीक है, लगातार ग्रोथ का मतलब यहाँ पर स्टेडी इंक्रीजिंग ग्रोथ देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि 1951 में क्या था, 361 पॉपुलेशन थी, अब कितना है, 121 पॉपुलेशन है, 121 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, पहले 361 मिलियन पॉपुलेशन थी, तो 1951 में, रिसेंट में कितनी है, या लास्ट जो सेंसस हुआ 2011 का, उसके अकॉर्डिंग जो रिसेंट की, मतलब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या वो कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, अगर हम 1981 के समय को स्पेसिफिकली अगर समझने का प्रयास करते हैं कि 1981 के सेंसस को समझे, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो क्या हुई थी, डिक्लाइन हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पर देखा गया था पॉपुलेशन क्या होती, ग्रेजुअली क्या होती, डिक्लाइन थी। ऐसा इसलिए कि बर्थ रेट में क्या देखा गया था, डिक्लाइन देखा गया था। ठीक है, और 1981 के समय को आप वहां पर इंदिरा गांधी के काल से कनेक्ट करके आगे समझेंगे तो इसका रीजन भी आपको वहां पर दिख जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि 1981 के समय में जो सेंसस कलेक्ट किए गए थे तो उसमें हमें क्या देखा था, पॉपुलेशन डिक्लाइन देखी गई थी। ठीक है, और ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ती गई तो 2045 तक हम क्या करेंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बात में, या कहें कुल जनसंख्या के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये डेटा आपको क्या करना है, कई सारे सेंसस होंगे नेट पे भी डले हैं, तो आप उसको वहां से सर्च कर सकते हैं कंप्लीटली। यहाँ पर आपको बेसिकली समझना है, और डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे दोबारा कहीं से भी, तो उससे क्या होगा, ज्यादा
क्लियरिटी आएगी और चीजें रटती भी हैं, याद भी हो जाती हैं। और ऐसे डेटा को क्या करना है, याद ही करना है, ठीक है। ये समझने वाला चीज नहीं है, ये याद ही करने वाला है कि कितना किस सेंसस में रहा। जैसा कि 1981 में बताया गया कि क्या है, इस समय पे पॉपुलेशन डिक्लाइन देखी गई थी। स्पेसिफिक वन स्टेटमेंट आ गया कि 1981 में जो सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समय पे डिक्लाइन देखा गया था। अब चलिए बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ की, कि जैसे कि हमने पहले 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे थे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो हम बात किए थे, हाँ, तो पहले हमने ये पढ़ लिया, ये वाला चीज पढ़ लिया, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया, ठीक है। अब हमें देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे, जो हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, फिर हमें थर्ड देखना है। तो पहले हम क्या, पहला हम देख लिए, सेकंड हमें देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की बात करनी है। फिर इसका जो थर्ड स्टेज होगा हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन को समझना है, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें क्या देखना है, ये आपको लिख के रखना है। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ चेंज को देखना है। पॉपुलेशन बेसिकली चेंज की सीधे सीधे बात करते हैं, हमें देखना क्या है, पॉपुलेशन चेंज को देखना है। पॉपुलेशन चेंज और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, इसको समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधे से सेंस ये होता है कि पॉपुलेशन में ये या तो वृद्धि हो रही है या तो कमी हो रही है, कहीं नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ पीपल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं पिछली साल की जनसंख्या से, ठीक है, पिछले ईयर की जनसंख्या से। तो इसका सेंस ये, तो जब हम पॉपुलेशन प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्मली जानते हैं डेथ रेट, पहले तो हम देखेंगे बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, और फिर तीसरा कौन सा देखना है, माइग्रेशन। तो बेसिकली हमें ये 3 फैक्टर्स की बात करनी है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन की। तो बर्थ रेट तो आप तो जानते हैं कि बर्थ रेट क्या होगा, बेसिकली नंबर ऑफ पीपल लिव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। तो ये देखेंगे कि कितने जो बर्थ्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, लाइव बर्थ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, एक मिनट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन। तो पर 1000 पर्सन यहाँ पर लिख देते हैं 1000, ठीक है। तो जितने 1000 बच्चे जन्म लेते हैं जिंदा, तो उसमें कितने बच्चे जिंदा रहते हैं, मतलब जितने बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में, और यहाँ पर एनुअली की बात हो गई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कैसी बात हो रही है, एक साल के अंदर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें कितने बच्चे जीवित हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी सेम है कि नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, पर 1000, ठीक है। जितने बच्चे क्या करते हैं एक साल में जन्म लेते हैं, तो उसमें कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, इसको भी क्या करेंगे, एनुअली देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है या कहें फैक्ट्स है या कहें डेफिनेशन से, तो आपको क्या करना है, इनको याद भी करना है, ठीक है। तो डेथ रेट को हम क्या बताया, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ठीक है, पर 1000 पर्सन, एक साल के मतलब 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो जाती है, वही क्या है, यहाँ पर डेथ रेट है, ठीक है। और नंबर ऑफ बर्थ, लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन, ठीक है। तो कितने जितने बर्थ होते हैं उसमें लाइव बर्थ की बात की जा रही है पर 1000 पर, ठीक है। और माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, बर्थ रेट को और डेथ रेट को। बेसिकली यही दो चीजें होती हैं। माइग्रेशन एक
इसके भी दो फैक्टर होते हैं, माइग्रेशन के, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इसको अलग अलग करके हम समझेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं 1980 तक की, 1951 से 1980 तक की बात करें तो यहाँ पर देखा जाता था कि हाई बर्थ रेट थी, ठीक है, और साथ ही साथ डिक्लाइनिंग डेथ रेट। ठीक है, 1951 से देखा जाएगा 1980 तक, तो इसमें देखेंगे कि डेथ रेट क्या, सॉरी बर्थ रेट क्या होती, हाई थी, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, पहले भी मतलब शुरुआती दौर में 1951 के आसपास डेथ रेट भी हाई थी और बर्थ रेट भी हाई थी, लेकिन बर्थ रेट हाई रही, लेकिन देखा गया कि धीरे धीरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने की वजह से डेथ रेट में क्या किया गया, कमी देखी गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है डेथ रेट और बर्थ रेट में, तो इससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आपकी जब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाएगी, इसको अभी साइड में कर लेते हैं, इसको बाद में समझेंगे। तो अगर ग्रोथ की बात की जाए, पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ की बात की जाए, तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि बर्थ रेट जब ज्यादा होगा, बर्थ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू डेथ रेट। ठीक है, तो इस समय आपको क्या मिलेगा, जनसंख्या में ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, और डिक्लाइन कब देखा जाएगा, डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा जब डेथ रेट क्या होगी, ज्यादा होगी rather than बर्थ रेट। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट का जो डिफरेंस होता है, यही नेचुरल नेचुरल ग्रोथ को क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए। अब देखेंगे 1981 के आसपास क्या हुआ, जो बर्थ रेट थी वो क्या हो गई, डिक्लाइनिंग शुरू हो गई। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट, जो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी, वो जो तेजी से बढ़ रही थी, उसमें कमी देखा। अब बेसिकली देख रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, जब आप देखेंगे जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जब वृद्धि होगी, तो आप देखेंगे इसकी वजह से क्या होगा, डेथ रेट में कमी देखी जाएगी। ठीक है, जैसे ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि डेथ रेट में क्या होगी, कमी देखी जाएगी। और साथ ही साथ जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इससे क्या देखा जाता है कि जो बर्थ रेट है, इसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एजुकेशन जब बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो दो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मटेरियलिस्टिक सोच के हो जाएगा। जे एक 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 अप्रोच हो सकती है, ये गिवन नहीं कि ये हमेशा ही ऐसा होगा। एजुकेशन की वजह से, जैसे कि आप ये क्या देखते हैं, कोरियन कंट्रीज में, जापान कंट्रीज में देखते हैं, कंट्री में देखेंगे, तो वहां पर क्या देखा रहा है आज की डेट में, वहां पर जनसंख्या जो फर्टाइल रेट है या क्या फर्टिलिटी रेट है, वो लगातार कम हो रही है। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, वहां पर बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जा रही है। तो ये समस्या आ रही है कि वहां पर क्या होगी, जो मतलब पॉपुलेशन क्राइसिस आ सकता है, कि वहां पे वर्किंग क्लास ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है। और डेथ रेट क्या है, नॉर्मली जितने लोग एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, उसके बाद तो ज्यादा जिएंगे नहीं, सपोज मान लेते हैं 100 साल जिएंगे, उसके बाद तो जिएंगे नहीं। लेकिन अगर बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, तो क्या होगी, यंग पॉपुलेशन, जो सीनियर सिटीजन है वो ज्यादा हो जाएंगे, और यंग पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एजुकेशन कहीं ना कहीं दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकता है, कि अगर बर्थ रेट कम हो रही है, तो इसका एक ऐसा भी क्राइसिस बन सकता है कि जैसे हमने कोरिया, साउथ कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज में देख रहे हैं, आज की चाइना भी, चाइना में भी ये प्रॉब्लम है। जितने भी डेवलप कंट्रीज है, उसमें ये प्रॉब्लम आज की डेट पे देखी जा रही है, कि वो क्या हो गया, मटेरियलिस्टिक हो गए और सेल्फ इंक्लाइंड हो गए, कि मतलब अपने आप के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो फैमिली जैसे प्लानिंग को नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देखें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि डेथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ एजुकेशन जब बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी होगी। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे बर्थ रेट कमेगा। तो जब आप देखेंगे दोनों में ही कमी होगी, तो आप देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या होगी, कम होगी। और सिंपली अगर मान लेते हैं कि डेथ रेट स्टेडी है, मतलब उतनी ही बनी हुई है, ठीक है, डेथ रेट क्या है, सेम है जैसे पहले थी। अब बर्थ रेट में क्या हो जा रही है, कमी देखी जा रही है, बर्थ रेट में क्या हो जा रही है, कमी देखी जा रही है। तब भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है,
तब भी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी। कब? जब बर्थ रेट कम हो जाएगी लेकिन डेथ रेट क्या है, सेम बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, सेम बनी हुई है। डेथ रेट क्या है, सेम बनी हुई है, लेकिन पॉपुलेशन बर्थ रेट जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स है कि जैसे ये बोल दिया गया कि डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट स्टेडी है, तो कैसी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, आप सिंपल से देखिए, अगर डेथ रेट कम हो गई है और बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन देखा जाएगा कि बर्थ रेट जब मतलब सॉरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा जाएगा कि मतलब क्या होगा, वहां पर जनसंख्या तेजी से वृद्धि होगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बर्थ रेट भी कम हो गई है, डेथ रेट भी कम हो गई है, तो आप एक समय के बाद देखेंगे कि वहां पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या या कहें सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, वहां पर जो यूथ होंगे उनकी कम हो जाएगी। तो सिंपली ये भी हो सकता है कि उस इकोनॉमी में या उस कंट्री की इकोनॉमी में या कहें डेमोग्राफिक डिविडेंड में एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि वहां पर क्या है, वर्किंग क्लास कम होगी लेकिन डिपेंडेंट क्लास ज्यादा होगी, क्योंकि डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट क्या है, बनी हुई है लेकिन कम है। तो बच्चे भी जन्म लेंगे लेकिन बच्चे जो होंगे वो 15 की उम्र तक काम तो कर नहीं सकते, तो बेसिकली क्या है, अपने माँ बाप पर क्या है, एक डिपेंडेंट है। ठीक है, उनके केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए क्या है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन क्या होता है, बेसिकली माइग्रेशन का सेंस ये होता है कि किसी स्थान से लोगों का मूवमेंट, और मूवमेंट कैसा हो सकता है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना। ठीक है, या इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे प्लेस में जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज बस पकड़ी सुबह और शाम को वहां पहुंचे फिर वापस अगले दिन आ गए। तो यहाँ पर बेसिकली सेटलमेंट्स देखा जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, दूसरे स्थान पर जाके सेटल भी होंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज, एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर वन प्लेस टू अनदर को आप यहाँ पर सीधे क्या कर सकते हैं, एक रीजन से अनदर रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कैलेमिटीज हो सकते हैं, डिजास्टर से हो सकता है, या कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एजुकेशन पर्पस हो सकता है, हेल्थ पर्पस हो सकता है। ठीक है, या बिजनेस पर्पस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जब बात की मूवमेंट के, तो मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक कैसा हो जाएगा, इंटरनल, और एक हो जाएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का सेंस यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल है। तो लोग क्या करेंगे, एक देश को छोड़ के दूसरे देश चले जाएंगे। इंटरनल में आप देखेंगे ये क्या करेगा, पॉपुलेशन जो चेंज होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये किसी स्थान के या कहें एक स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे तो वहां के कंपोजिशन में, सॉरी, वहां के क्या करेगा, बेसिकली वहां पर क्या करेगा, डेंसिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस की, स्पेसिफिक प्लेस का क्या कहें या रीजन का डेंसिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, वहाँ के लिटरेसी रेट को इफेक्ट करेगा, एक स्पेसिफिक रीजन की बात की जाएगी। तो नॉर्मली जब इंटरनल जो होता है माइग्रेशन, तो उसमें आप देखेंगे रूरल टू अर्बन, ये कॉमन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्बन टू रूरल नहीं होगा, होगा, लेकिन क्या होगा, मैक्सिमम रूरल टू अर्बन देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा ग्रामीण से, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ, और यही क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो एक दूसरे से सभी चीजें कनेक्टेड है। तो जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल की, तो इसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है। जब एक्सटर्नल होता है या इंटरनेशनल होता है, तो यहां पर देखेंगे ये क्या कहलाएगा,
एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन में क्या होगा, एक व्यक्ति कंट्री टू कंट्री देखा जाएगा। एक देश से दूसरे देश में क्या करेंगे, लोग शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एमिग्रेशन। इस टर्म में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि इमिग्रेशन इंटरनल है या इमिग्रेशन इंटरनल है। तो आप यहाँ से याद करिएगा, ई वाला जो होगा एग्जिट, तो एग्जिट का मतलब ये है कि वो देश से बाहर जा रहे हैं। इन मतलब क्या है, वो एक देश के अंदर ही है। इन यहाँ पर आ रहा है, आई एम को आई एन मान लीजिए, तो इन हो जाएगा इनिग्रेशन हो जाएगा, या कहें एनिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। अब आप देखते हैं कि चलिए ये माइग्रेशन तो हो गया, तो आखिरकार जो माइग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जाएंगे आ जाएंगे वापस, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। लेकिन इसकी वजह क्या होती है, ये क्या करते हैं, वहां के रिसोर्सेस पे इफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ वहां के डेमोग्राफिक डिविडेंड या कहें वहां की पॉपुलेशन कंपोजिशन को इफेक्ट करते हैं। अब कंपोजिशन की बात करते हैं तो सभी फैक्टर्स आ जाते हैं, सभी फीचर्स आ जाते हैं, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो बेसिकली क्या है, जब माइग्रेशन को जब देखते हैं तो मेन पर्पस वहां पर माइग्रेशन को समझने का पर्पस होता है वहां के रिसोर्स पर होने वाला बर्डन। ठीक है, तो जब भी हम माइग्रेशन को देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो वहां पर जो मेन मुद्दा होता है वह होता है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी में भी जो होता है वो होता है रिसोर्स पर होने वाले बर्डन का। तो हम नॉर्मली जब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो इट चेंज द पॉपुलेशन साइज। तो बेसिकली क्या होगा, नॉर्मली जो हमें आंखों से दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वहां पर जाएगा तो वहां की पॉपुलेशन में चेंज ला देगा। जैसे कि हमारे देश से कोई जा रहा है अमेरिका, वहां पर कोई बिजनेस के लिए या आईटी वर्क के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए या इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, इंडिया से जो अमेरिका जाते हैं तो उसका मेनली पर्पस क्या होता है, एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, या बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जाके वहां पे कोई बिजनेस खोलना चाहता है, ठीक है, या कोई उसको अच्छी सी जॉब मिली। तो जब वहां पर माइग्रेट करता है तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिया की जनसंख्या थी, एक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, एक पॉपुलेशन एक संख्या होती है, वो उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, या क्या है पॉपुलेशन नंबर को बढ़ाता है। जब वो एक कुछ कम्युनिटी यहाँ से वहां शिफ्ट करेगी या कुछ नंबर ऑफ पीपल एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट करेंगे, तो एक देश की जनसंख्या में कमी लाएंगे। सपोज मान लेते हैं ये ए देश है, ठीक है, ये बी देश है, तो इस देश से 10 लोग क्या किए, यहाँ पर शिफ्ट कर गए। तो यहाँ पर अगर 100 लोग रहे होंगे तो यहाँ पर जनसंख्या बची 90, और यहाँ पर कितनी हो गई 110। ठीक है, अब देखिए जो रिसोर्स हैं तो वो क्या होंगे, अगर रिसोर्स की बात की जाए तो रिसोर्स क्या होंगे, वो तो पहले ही उतने रहे होंगे, चाहे इन जाए चाहे ना जाए तो रिसोर्स तो उतने ही रहेंगे। यहाँ पर भी जो रिसोर्स पहले से बने हुए थे तो वो भी उतने ही रहेंगे, तो इन रिसोर्सेस में किसी के आने या जाने से इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली रिसोर्स में बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन साइज को इफेक्ट करते हैं। जब पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टोटल पीपल की बात करते हैं, या क्या है वहां की जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है दूसरा, ये पॉपुलेशन कंपोजिशन को भी चेंज करता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को इफेक्ट करेगा। अब कंपोजिशन में हम क्या पढ़ सकते हैं, सेक्स रेशियो, ठीक है, लिटरेसी रेट, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, कंपोजिशन में जब हम बात करते हैं तो यही देखते हैं ना। दूसरा एज कैटेगरी को देख लेते हैं कि किस एज के कितने लोग हैं। ठीक है, तो एज का जो कंपोजिशन वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेक्स कंपोजिशन, एज कंपोजिशन, ठीक है, अर्बन रूरल पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, माइग्रेशन से इफेक्ट होता है। और माइग्रेशन आपको बता दी है 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है, या कहें इंटरनल में ही इमिग्रेशन हो जाएगा जिसमें रूरल अर्बन हो जाएगा, या रूरल रूरल हो सकता है। एक क्षेत्र एक गांव से दूसरे गांव लोग चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, शहर से गांव चले जाते हैं, गांव से शहर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज कंपोजिशन की। तो एज कंपोजिशन में आपको पहले से जैसे आपको बताया कि 0 से लेके 15 या 1 साल से लेके 15 की उम्र के बच्चों को क्या कहा जाता है, ये डिपेंडेंट क्लास होती है। ये क्या होती है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये किसी तरह का वर्क नहीं कर रही होगी, यहाँ पर क्या होगा,
वहाँ के इकोनॉमी का रिसोर्स और लग रहा होता है, जैसे उनके एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, स्कूल खोले जाएंगे तो वहां पर कंट्रीब्यूशन होगा, उनके हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो ये सब चीजें क्या कर लाती हैं, ये डिपेंडेंट क्लास के लिए बताते हैं। चलिए पहले एज कंपोजिशन को बात कर लेते हैं। तो एज कंपोजिशन का सीधा सा सेंस क्या होता है, एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। तो यहाँ पर बेसिकली एज कंपोजिशन का जो सेंस रहेगा, वहां पर क्या सेंस रहेगा, डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात की जाएगी। ठीक है, एज कंपोजिशन में जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बात करेंगे हम, एज कंपोजिशन की जब बात करेंगे तो हम डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात करेंगे, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों की बात करेंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, कि डिफरेंट एज ग्रुप के कैसे हैं, कितने लोग हैं, ये सब। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे, चिल्ड्रन की बात कर लेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन की बात, किस उम्र के लोग हो सकते हैं, वर्किंग क्लास हो सकता है या वर्किंग एज हो सकती है। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लास हो सकता है। तो इसमें देखेंगे ये 65+ ईयर के जो लोग होंगे उनकी, इनको देखा जाएगा। यहाँ पर कितने देखा जाएगा, वर्किंग क्लास में 15 to 65 के उम्र के लोगों को देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 to 15 ईयर के ओल्ड के जितने बच्चे होंगे उसको इसमें चिल्ड्रन कैटेगरी में देखा जाता है। एक एडोलेसेंस भी एज होता है, उसको बाद में समझेंगे। अभी बेसिकली जो हम एज कंपोजिशन की बात करते हैं तो यही तीन की बात करते हैं, चिल्ड्रन, वर्किंग क्लास और डिपेंडेंट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, चलिए पॉपुलेशन ऑफ कंट्री कैन बी ग्रुप्ड इनटू, देखिए तीन कैटेगरी में देख सकते हैं, चिल्ड्रन, वर्किंग एज, तो 15 to 59, कई जगह 59 भी मिलता है, कई जगह 65 भी मिलता है। तो आप देखेंगे इंडिया में क्या होता है, ये लोग रिटायर क्या करते हैं, 65 की एज में क्या कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं लोगों को, या कहें नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है 65 की एज में क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो अगर हमें बुक के हिसाब से चलना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 59 भी कर सकते हैं और 65 भी। ठीक है, तो चलिए पहले बुक के हिसाब से चलते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 59 की उम्र। ठीक है, यहाँ पर 59+। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी होंगी। ठीक है, वर्किंग क्लास और एज ग्रुप। अब अगर सेंसस के हिसाब से बात करते हैं तो ये इंडिया में 1 to 15 की उम्र के कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगर 2011 के सेंसस, 2011 सेंसस की बात करेंगे तो यहाँ पर 34.4% क्या है, लोग क्या है, ऐसा चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर बात करते हैं वर्किंग क्लास के, तो वर्किंग क्लास आपको मिल जाता है 6.9%। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एजेड ग्रुप की, जो एज्ड है या कहें सीनियर सिटीजन से डिपेंडेंट क्लास है, तो वो 58.7%। कितनी, ठीक है, कितना है, 50.8% है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या आप लिख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इस सेंसस की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में बेसिकली देखा जाता है नंबर ऑफ फीमेल इन थाउजेंड मेल। ठीक है, 1,000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाता है वहां का सेक्स रेशियो। सो सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल इन पर 1,000 मेल्स, क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक्स रेशियो हो जाएगा। 1 मिनट,
देखें ये क्या हो जाता है हमारा सेक्स रेशियो होता है। अब थोड़ी से हम अपने सेंसस जो पुराने सेंसस रहे हैं उसका डेटा का एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं सेंसस ईयर ले लेते हैं और सेंसस, तो आपको ये देखना है कि क्या सेक्स रेशियो भी हमेशा जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे हमेशा ये भी जरूरी है कि सेक्स रेशियो भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि हम 1951 के डेटा को देखेंगे, ठीक है, तो 1951 के डेटा को याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इस समय पे क्या हुआ था, आजादी के बाद लगभग पहला हमारा क्या हुआ था, सेंसस हुआ था। तो यहाँ पर कितना था, 956 महिलाएं थी 1000 पुरुषों में, ठीक है। 1961 की बात करें, 19 1961 के ईयर में देखेंगे जो सेंसस हुआ था, क्योंकि हर 10 साल में होता है, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 951। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब और बात करेंगे 1971, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कितना था, 930, ये भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। फिर आप बात करेंगे 1981, ये कितना था, 1934, ठीक है, मतलब 4 महिलाओं की वृद्धि हुई पर 1000 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ हुआ, फिर वापस गिरावट होती है, तो कितना हो जाता है 1991 में, 19 1930 हो जाता है शायद, 29, हाँ 929 हो जाता है, ठीक है। अब सीधे बात कर लेते हैं तो 2001 की और 2011 की, तो 2011 का तो डेटा याद ही होगा कम से कम, तो कितना था, 943, तो कितना है 2011 का 943। अगर 2001 की बात की जाए तो कितना है, 933। तो आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन ग्रोथ से ये जरूरी नहीं होता, जैसे कि हम 1951 के पॉपुलेशन से देखें तो इसमें लगातार लगभग स्टेडी ग्रोथ देखी गई है कि हर साल क्या हुई, जनसंख्या बढ़ी है। अगर 1980s की जनसंख्या को उस ईयर को देखें तो उसको छोड़ के, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, महिलाओं की संख्या में क्या हुई है, गिरावट हुई है, फिर वृद्धि हुई है। तो ये आप देखेंगे ये 1981, यहाँ पर 1929 हो गए 1991 में, फिर वापस यहाँ से क्या है, वृद्धि हुई है, ठीक है, और लगभग यहाँ पर क्या है, 10 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है, ठीक है, 10 सालों में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले डिक्लाइन हुआ, तो ये सब क्या होता है, वहां पर एजुकेशन, उनकी अपॉर्चुनिटी, उनको बराबरी न देने या कहें जैसे पुरुषवादी समाज है, इस वजह से भी क्या होता है, महिला जैसे हरियाणा राजस्थान में क्या होता है, खाप पंचायत बैठती हैं, अगर कोई गलती किसी दो कपल्स की होती तो उसमें भी क्या होता है, दोषी उसकी महिला को माना जाता है, या कहें उस परिवार की पूरी महिला कम्युनिटी, या कहें उस परिवार को क्या कर दिया जाता है, उस गांव से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये सब कई सारी हमारी क्या है, कुरीतियां रही हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे कस्टम्स रहे हैं, कई सारे ऐसे कल्चरल हमारे एस्पेक्ट्स रहे हैं कि जिसकी वजह से ये देखा गया कि जो महिलाओं की जनसंख्या है पुरुषों से हमेशा कम रही है। अगर केरल की बात की जाए एक्सेप्ट, तो वहां क्या है, महिला पुरुष भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो आप जब सेंसस देखेंगे 2011 का स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर जो डेटा मिलेगा वो केरल का क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे कि हरियाणा में जो बहुत कम होता था उसमें भी ग्रोथ देखी गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब लिटरेसी रेट की। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे थे। पॉपुलेशन कंपोजिशन में कई सारे फीचर्स होते हैं, उसमें बात कर, हम क्या बात करना है अब, लिटरेसी रेट की बात करनी है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि पढ़ी लिखी जनसंख्या से। तो पढ़ी लिखी जनसंख्या से मतलब ये है कि वो क्या बुक पढ़ना जानती हो, या कि वो सिर्फ अपना नाम लिखना जानती हो। तो इंडिया में देखा जाए तो जो सेंसस 2011 में जो बेस माना गया या कहें एक आधार माना गया इलिटरेट होने का, तो वो क्या माना गया था कि कम से कम जो 7 साल का बच्चा है या 7 साल के कोई है, तो वो क्या करना जानता हो, या उससे ज्यादा या मिनिमम 7 साल के, उसके नीचे का लिटरेसी रेट में काउंट नहीं किया गया, या कहें उसको लिटरेट या इलिटरेट नहीं कहा गया। तो 7 साल की उम्र हो या सॉरी उससे ज्यादा हो, तो वो क्या कर सके, वो लिख सके, और साथ ही साथ जो लिख रहा है उसको पढ़ सके, और कोई भी लैंग्वेज हो, जरूरी नहीं है हिंदी या इंग्लिश, बांग्ला भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, गुजराती भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज में। तो वो क्या करता हो, एज मिनिमम कितनी हो, 7 साल, ठीक है, वो क्या कर रहा हो, राइट कर सकता हो और अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ठीक है, और कोई भी भाषा में, एनी लैंग्वेज में।
तो किसी भी भाषा में हो सकता है वो क्या कर सके, उस चीज को पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी भाषा में क्या कर सके, 7 साल की उम्र हो या 7 साल से ज्यादा हो, ठीक है, राइट कर सके, वो लिख सके, जो लिखा हो उसको पढ़ सके, ठीक है, साथ ही साथ उसको कह सके, कोई भी भाषा में ऐसा करे तो वो क्या हो जाएगा, लिटरेट हो जाएगा, लिटरेट में आ जाएगा। अगर 2011 की जनसंख्या की बात की जाए तो 73% जो था पॉपुलेशन क्या मानी गई थी, मतलब लिटरेट मानी गई थी। ठीक है, अगर एवरेज माने, लिटरेसी रेट देखिए इंडिया की बात करें कितना था, 73%। कितना था, 73%। ठीक है, और इसमें भी देखें, इसका भी अगर हम बाइफरकेट करें मेल में और फीमेल में, ये डेटा अभी आर ओ के एग्जाम में, पीसीएस के, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछले सालों में 2011 के बाद से जितने भी पीसीएस के एग्जाम हुए तो उसमें पूछा जा चुका है। तो 73 क्या है इंडिया की लिटरेसी रेट है, तो 80, सॉरी, 80.9 जो परसेंट है वो क्या है, मेल लिटरेट है, और 64, ठीक है, 64.6% क्या है, फीमेल लिटरेट है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं वहां के सेक्स रेशियो को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, सेक्स रेशियो का इफेक्ट करेगा। कम पढ़ी लिखी होंगी तो क्या होगा, यहाँ पर इनका एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयड होंगी उनकी जो संख्या उसको कम कर देगा। अगर यहाँ पर लिटरेट कम होंगी तो उनको सेक्स रेशियो भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयड भी कम होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, फैमिली डिसीजंस में क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई एक फैक्टर भी क्या करता है उस सोसाइटी के या कहें उस कल्चर के लोगों को क्या करता है, या कोई कम्युनिटी के कई सारे फैक्टर, छोटा सा फैक्टर क्या कर सकता है उस कम्युनिटी के लोगों को क्या कंपोजिशन में क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए कि लिटरेसी रेट में कमी की वजह से आपको कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं कि डेवलप, डिपेंडेंट हो सकती है फैमिली डिसीजंस पे। क्या हो सकता है कि उसको, उस महिला को क्या हो सकता है, फैमिली के डिसीजंस को बाध्यता रूप से मानना पड़ सकता है, सेक्स रेशियो भी कम होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। ठीक है, दहेज प्रथा देखी जाती है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एक समस्या होने से कई और भी समस्याएं क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती हैं। और आप ये भी कई बार सुने होंगे कि अगर एक महिला पढ़े लिखे है तो वो क्या कर सकती है, फैमिली में क्या कर सकती है, और भी ज्यादा लिटरेसी रेट को, या कहें 2 गुना लिटरेसी रेट को बढ़ाती है। ठीक है, अगर फैमिली में महिला पढ़ी होगी तो उसके बच्चे क्या हो जाएंगे, ज्यादा, मतलब ज्यादा कंडीशनली ये माना जाएगा कि वो क्या हो जाएंगे, वो भी पढ़े लिखे होंगे, उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे पढ़ाई पे। ठीक है, ऑक्यूपेशन कंपोजिशन की बात करें, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन की बात करता हूँ, तो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन में आप देखेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट के देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में तो आप देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होती है, बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को देखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी में क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वर्क आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जा सकता है, सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट। अब हम जब बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशन कंपोजिशन, और विथ रिलेट करना है यहाँ पर पॉपुलेशन से, और हमें यहाँ पर ये देखे हैं, सॉरी,
पॉपुलेशन को क्या करना है, इसमें रिलेट करके देखना है। तो ये देखेंगे कि कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लाइंड है या लगी हुई है, ठीक है, ऑक्यूपाइड है या एम्प्लॉयड है। सेकेंडरी में देखेंगे कितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। तो आप देखेंगे तो प्राइमरी में जो एक्टिविटीज होती हैं तो बेसिकली उसमें क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर आ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब चीजें क्या आ जाती है हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाता है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाते हैं, ठीक है। टर्सरी में आप देखेंगे कि टर्सरी में क्या आ जाता है, टर्सरी एक्टिविटीज में सर्विसेज मेनली इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सब क्या हो जाती है, इसमें आ जाती है। अगर आप बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीज की और डेवलपिंग कंट्रीज की, तो आप देखेंगे जो डेवलप कंट्री हैं तो मैक्सिमम वो किस में लगी होती हैं, सेकेंडरी में और टर्सरी में। डेवलप कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज के लोग क्या होते हैं, ज्यादा इसमें लगे होते हैं। और जब इंडिया की बात करते हैं, ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50% या 50% से ज्यादा जनसंख्या क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी हुई है या उसमें ऑक्यूपा उसमें जुड़ी हुई है, कहे वहां पर कार्य थे, ठीक है। अगर 64% पॉपुलेशन की बात करें तो ये क्या है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है 64%, ठीक है। 64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया की क्या है, ये किस में लगी हुई है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी है। वहीं पर 13% क्या है, ये सेकेंडरी में लगी हुई है। कितनी, 13% क्या है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या है, लगी हुई है। वहीं पर 20%, 643, 21% मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना, 21% जो पॉपुलेशन वो किस में लगी हुई है, या कहें 20 मान लेते हैं, बाकी 1% को क्या कर सकते हैं, जो कोई दोनों में ही लगी है तो उसको मान लेते हैं। तो 20% का है किस में लगी हुई, टर्सरी में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल यहाँ पर देखा जाता है, पॉपुलेशन ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ कैसे पॉपुलेशन को चेंज को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो हेल्थ बेसिकली जैसा कि बताए थे, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो देखेंगे कि वहां पर डेथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर वहां पर एजुकेशन बढ़ता है तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर बर्थ रेट पे कंट्रोल होगा, फैमिली प्लानिंग होगी तो उसकी वजह से क्या देखा जाएगा, बर्थ रेट कम होगी, साथ ही साथ डेथ रेट भी कम होगी। तो अगर आप हेल्थ को बढ़ाते हैं तो इससे आप देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ बढ़ेगी, तो वहां पर क्या होगा, डेथ रेट कम होगी। साथ ही साथ जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा तो आप देखेंगे कि जो मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स होती हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं उनको अप्लाई किया जाएगा। और जो लोगों के अंदर डर बना होता था पहले के समय में कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, और इसकी वजह क्या है कि उनके बच्चों की क्या हो जाती थी, ज्यादा से ज्यादा डेथ हो जाती थी, तो उससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने फैमिली प्लानिंग पर भी क्या कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं इस तरह से हेल्थ को भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ में क्या हो जाएगा, तो हेल्थ में आप देखेंगे कि जब इसमें डेवलपमेंट होगा तो जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो कम हो जाएंगी, फैमिली प्लानिंग पे लोग फोकस करेंगे, बर्थ रेट कम हो जाएगी, तो साथ ही साथ डेथ रेट भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एडोलेसेंस पॉपुलेशन की, ठीक है। तो एडोलेसेंस पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, एडोलेसेंट या एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होती है, ये किस एज ग्रुप के लोगों को लिया जाता है, 10 to 19 के लिए जाता है। तो इस उम्र के क्या लोग क्या होते हैं, माना जाता है कि इंडिया में कितना 1/4 है। तो इसमें एज ग्रुप की बात कर लेते हैं पहले। जो एज ग्रुप होगा वो कितना होगा, 10 ईयर से लेके 10 ईयर टू 19 ईयर के ईयर ओल्ड के लोग होंगे, मतलब 10 से लेकर 19 साल के जो बीच के लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, एडोलेसेंट एज ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में कितना है, ये लगभग 1/4 है। कितना है, 1/4 है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि टोटल इंडिया में कितना है, ये 1/4 है। ठीक है। और इसका क्या है इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि माना जाता है कि किसी भी कंट्री का क्या होता है, ये फ्यूचर होता है या क्या है, फ्यूचर रिसोर्स है। ठीक है। ये फ्यूचर माना जाता है, क्या कहें, फ्यूचर रिसोर्स है। तो ये सब चीजें क्या होती है, एडोलेसेंट हो गया। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं, जब एडोलेसेंस को समझ लिया और जब हम बात करें तो एडोलेसेंट जो एज के ग्रुप है वो क्या है, फ्यूचर ऑफ द इंडिया है या कहें फ्यूचर रिसोर्स है इंडिया के लिए। अब बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, ये शुरुआती दौर पे कहा जाए कि जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 से पहले हम नेशनल पॉलिसी जो हम 1952 में लाए थे उसकी बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या की थी, फैमिली प्लानिंग के लिए एक प्रोग्राम लाई थी जो कि 1952 में लाई थी। तो उसका मेन पर्पस क्या करना था कि इंडिविजुअली क्या करना है, उनको हेल्थ और वेलफेयर पे फोकस करना था। लोगों की जनसंख्या जितने भी लोग हैं उनके सिटीजन्स के हेल्थ और वेलफेयर में क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे कि वॉलेंट्री वर्क भी होते थे। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर गांव में क्या किया जाता था, आशा वर्कर्स को लाया जाता था, ऐसे इस तरह से क्या किया गया इसमें। और फिर इसके बाद 2000 में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई जो कि क्या था, द पीक ऑफ द ईयर प्लान्ड एफर्ट्स। तो इस समय पे क्या किया गया था, सबसे ज्यादा फोकस किया गया था पॉपुलेशन या साथ ही साथ उनके हेल्थ एजुकेशन पे फोकस किया गया था। ठीक है। अब बात करें, अगर एनएनपी की बात करें जो 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई थी, कि उसके क्या क्या हमारे एम्स थे या क्या 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 उसके टारगेट्स थे या क्या क्या उसमें टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने, तो क्या क्या अचीव करना है। तो उसके फ्रेमवर्क में ये फोकस किया गया था कि लोगों को क्या किया जाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए अप टू 14 ईयर के लोगों तक को। तो आप देखेंगे कि 2002 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें क्या किया गया था, कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। तो यहीं से क्या है, ये कनेक्टेड है, रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो साथ ही साथ इस बात पे भी फोकस किया गया था कि जो इन्फेंट जो शिशु है, नवजात शिशु है, उनके मॉर्टेलिटी रेट को भी क्या किया जाए, 13% जो लाइफ बर्थ है उसको अचीव किया जाए। ठीक है। उसको क्या कीजिए, जो 30% पर थाउजेंड जो लाइव बर्थ का जो मॉर्टिलिटी रेट था उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है, जो 1000 बच्चों में से 30 बच्चे क्या हो जा रहे थे, उसमें डेथ हो जा रही थी, तो उसको क्या करना था, और कम करना था। ठीक है। और इसमें दूसरा क्या था हमारा एम, अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में आप देखेंगे कि ये क्या होता है, पोलियो वैक्सीनेशन होता है। तो इसको भी क्या करना, सभी बच्चों को क्या करना, पोलियो वैक्सीनेशन करना। तो ये क्या था, हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का एक प्रोग्राम था और इसके तहत क्या किए गए थे, सभी को पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। साथ ही साथ प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल। तो यहाँ पर यह था कि जो पहले बाल विवाह हो जाते थे, स्पेशली बालिकाओं में देखा जाता था, तो उसको क्या करना था, उसको डिले करना था, उसको रोकना था। और इस बात से ये फोकस करना था कि जो महिलाएं थी या बालिकाएं हैं या बच्चियां हैं, तो उनको क्या किया जाए, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाया जाए, वो क्या किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको लिटरेट किया जाए, उनके हेल्थ पे फोकस किया जाए। बेसिकली क्या होगा, जब एजुकेटेड होंगी महिलाएं तो वो क्या करेंगे, अपने हेल्थ एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ मेकिंग फैमिली वेलफेयर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना था, जो फैमिली वेलफेयर के साथ साथ फैमिली प्लानिंग का जो बात किया गया था, तो उसमें फैमिली वेलफेयर की बात की गई थी। जब फैमिली प्लानिंग होगी तो साथ ही साथ उसमें क्या होगा, फैमिली प्लानिंग भी, वेलफेयर भी इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या थे, हमारे नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम का क्या था, ये एम्स थे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।